फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करेंगे हम लोग कि किस तरह के कितने प्रकार होते हैं शेयर्स के और उनका नेचर कैसा होता है, उनकी प्रकृति कैसी होती है। फिर से बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए समझना कि इन सारे टर्म्स को हम लोग बहुत ही ज्यादा यूज करते हैं और सारे टर्म्स को इंग्लिश में यूज करते हैं। तो हिंदी में भी हम याद रखेंगे, बट इंग्लिश में ही आप डे टू डे लाइफ में, आगे भी लाइफ में काम करोगे, यहाँ तक कि अभी भी न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो वहां पर हिंदी न्यूज़पेपर में भी सारे टर्म्स आमतौर पर इंग्लिश में ही लिखे रहते हैं, तो वो भी आप थोड़ा सा ध्यान देते रहिएगा। तो अपने यहाँ पर कंपनीज एक्ट जो है 2013 का कंपनी अधिनियम है, उसमें एक सेक्शन है 43। तो उसकी जो धारा 43 है उसके तहत हम दो तरह के शेयर्स की बात करते हैं। क्या बात करते हैं? शेयर्स की। शेयर्स को हिंदी में अंश बोलते हैं, अंश रखने वालों को अंशधारक बोलते हैं, उसी को इंग्लिश में शेयर होल्डर्स बोल देते हैं। तो ये जो अंशधारी है ये क्या हो जाएंगे? हमारे शेयर होल्डर्स हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? शेयर होल्डर्स। और अंश क्या हो गया? जो भी कंपनी की पूंजी है उसमें एक हिस्सा, उसमें एक अंश, उसी को शेयर बोल देते हैं। शेयर का भी मतलब एग्जैक्टली यही होता है। तो इसमें जो वास्तव में इंग्लिश भाषा में अर्थ होता है शेयर का, वही हम यहाँ पर प्रयोग कर रहे होते हैं, और वैसे हिंदी में अंश का जो अर्थ होता है वही यहाँ पर भी अर्थ है। तो पूंजी का अंश है तो उसी को अंश बोल देते हैं। ठीक है, ये भी आपको समझ में आ गया। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? शेयर। ये भी बहुत कॉमन है। अच्छा, आगे क्या हुआ? आगे देखिए, अब जो भी हम लोगों ने बात की थी कि एक ऑथराइज्ड कैपिटल हुआ करती थी। ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल मतलब अधिकृत अंश पूंजी, वो किसी कंपनी में कितनी हो सकती है ये हम लोग कैसे डिसाइड करते थे? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो था, याद करिए पिछला वीडियो। तो हम लोग MOA के द्वारा क्या क्या निर्धारित करते हैं कि अधिकृत पूंजी की राशि कितनी होगी और साथ में उसमें कितने अंश होंगे। मतलब हम लोगों ने क्या उदाहरण जो लिया था उसमें 4 लाख शेयर लिए थे और हर शेयर का जो अंकित मूल्य था या फेस वैल्यू था या उसका नॉमिनल वैल्यू थी वो कितनी थी? 10 रुपए की थी। तो 40 लाख रुपए हमारी क्या हो जाती थी? अधिकृत पूंजी, यानी कि ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल 40 लाख की हो गई थी। और 4 लाख शेयर्स थे, तो कितने शेयर्स होंगे और कितनी पूंजी होगी ये दोनों ही कौन बता रहा है हमको? MOA। और इसका हिंदी में जो नाम है बड़ा खतरनाक है। ठीक है, इसका नाम होता है सीमा पार्षद नियम। और पार्षद हमारे यहाँ चुनाव वगैरह भी लड़ते हैं, जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होती है, नगर निगम होते हैं, तो वहां से कंफ्यूज मत होना। इसको बोलते हैं सीमा पार्षद नियम। किसको? MOA को। तो बहुत ही रेयर है, यहां तक कि ये हिंदी के अखबारों में मैंने आपको बताया नहीं यूज किया जाता है, MOA ही यूज किया जाता है। तो इसलिए इसको भी आप भी MOA लिखेंगे तो कुछ गलत नहीं चलेगा। सीमा पार्षद नियम लिखना चाहो तो लिख लो। लेकिन अब अगली बात आती है, आपने अधिकृत पूंजी में बात कर ली, अब किस तरह के शेयर्स इशू किए जाएंगे, वो जब बात आती है तो वो आती है हमारा आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में। किसमें आती है? आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में। अंशों की श्रेणियां क्या होंगी और उन श्रेणियों में जो अलग अलग तरह के शेयर्स होंगे उसमें किस तरह के आपको राइट्स मिलेंगे, अधिकार मिलेंगे, और आपके क्या क्या ऑब्लिगेशंस होंगे, आपके क्या क्या कर्तव्य होंगे, आपके मतलब जो भी शेयर होल्डर है। तो ये कहां से बात आती है? ये आती है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन से, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं कंपनी के अंतर नियम। तो कंपनी के अंतर नियम ये बात निर्धारित करते हैं। अब आ जाते हैं कि कौन कौन से प्रकार होंगे। तो एक तो होते हैं हमारे प्रेफरेंस शेयर्स। क्या होते हैं? प्रेफरेंस शेयर्स। प्रेफरेंस मतलब होता है अधिमान, आपकी किस चीज को लेकर के ज्यादा वरीयता है। वरीयता समझते हैं? जैसे मैं बोल सकता हूँ आई प्रेफर कॉफी टू टी, मतलब मुझे कॉफी ज्यादा पसंद है चाय की अपेक्षा। तो प्रेफर मतलब आप ज्यादा वरीयता किसको दे रहे हो? कॉफी को। तो मैं ज्यादा वरीयता दे रहा हूँ कॉफी को, मुझे चाय नहीं पसंद है। ठीक, ऐसा हो गया। ऐसे ही अगर प्रेफरेंस शेयर्स है, इसका मतलब है कि इन शेयर्स में कुछ वरीयता होती होगी, इनको कुछ प्रेफरेंस दी जाती होगी, नाम में ही स्पष्ट है। और दूसरे हैं हमारे समान समता अंश, जिसको हम लोग बोलते हैं इक्विटी शेयर्स। तो किस चीज में वरीयता मिलती है? 2 चीजें होती है। एक तो हमारा होता है डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन। डिविडेंड को हिंदी में बोलते हैं लाभांश। तो लाभांश एक तो इनको पहले मिलेगा, किससे पहले? उन लोगों से जिनके पास समता शेयर्स हैं, इक्विटी शेयर्स हैं। तो इक्विटी शेयर होल्डर्स की तुलना में प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पहले मिलेगा क्या? डिविडेंड। और साथ में डिविडेंड कितना मिलेगा? कई बार इनका डिविडेंड निश्चित होता है, फिक्स्ड होता है कि आपको इतना डिविडेंड, अगर एक शेयर है तो उसके हिसाब से आपको इतना डिविडेंड मिलेगा। या फिर जो भी आपका शेयर का अंकित मूल्य होता है, शेयर की फेस वैल्यू होती है, मान लीजिए 10 रुपए उसकी फेस वैल्यू है, तो आपका पहले से निर्धारित है कि जो भी फेस वैल्यू उसके कंपैरिजन 50% आपको हर बार हम डिविडेंड देंगे। तो इनका 10 रुपए अगर फेस वैल्यू हो तो 50% 5 रुपए हो गया। इसका मतलब इनको 5 रुपए का डिविडेंड भी हमेशा मिलता रहेगा। इसका मतलब क्या हुआ? या तो पहले से निश्चित है या फिर हम एक रेट को निर्धारित कर देते हैं कि जो भी आपका फेस वैल्यू है उस पर एक रेट लगाया, उसका एक परसेंटेज बनाया और वो आपको हो गया क्या? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड। तो ये चीज या तो इनको पहले से निश्चित होती है या फिर अंकित मूल्य पर एक निश्चित दर पे बना देते हैं। दोनों ये बातें एक ही हैं, घुमा फिरा कर की है।
पहले से आप बोल दो 5 रुपए दे रहे हैं, दूसरा बोल दे रहे हो कि हम फेस वैल्यू पर 550% दे रहे हैं, एक ही बात है। और वो पहले क्या मिलेगा, पहले का मतलब क्या हुआ, देखो कभी कभी ऐसा होता है कि लाभांश का मतलब क्या हुआ, जब लाभ होगा तब आपको उसका अंश मिलना चाहिए। अगर लाभ ही नहीं हुआ, मान लीजिए किसी फाइनेंशियल ईयर में, किसी वित्तीय वर्ष में किसी कंपनी को घाटा हो जाता है, तो क्या कंपनी लाभांश बांटने की पोजीशन में होगी? नहीं होगी। तो उस वाले केस में तो हम बांट ही नहीं पा रहे हैं। लेकिन मान लीजिए इतना लाभ आया, थोड़ा सा ही लाभ बन पाया, तो जरूरी नहीं है इक्विटी शेयर होल्डर्स को लाभ मिले, लाभांश बांटा जाए। इनको डिविडेंड बांटना जरूरी नहीं है, इनका डिविडेंड फिक्स्ड भी नहीं होता है। और अगर पहले इन लोगों को बांट दिया गया, उसके बाद से बचा, तब इन लोगों को भले ही बांटा जाएगा। तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को बाद में मिल रही होती चीजें, तो ये इनको पहले वरीयता दे दी जाती है, नाम में ये प्रेफरेंस, और इनको बाद में मिलता है। और इनका अनिश्चित भी होता है, यहाँ पर नॉर्मली निश्चित रखा जाता है कि आपको इतना तो मिलेगा मिलेगा। अब मैंने आपको बताया कि आपको मैंने बोल दिया इतना तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन अगर कंपनी को लॉस हो गया तो क्या किया जाएगा? तो कंपनी के द्वारा इनको पैसे दिए जाने चाहिए या नहीं दिए जाने चाहिए, अब इस पर बात आ जाती है। कब समझिए, इसमें एक नया एस्पेक्ट आता है। वो क्या आता है कि जिस साल कंपनी को फायदा हो रहा है उस साल तो डेफिनेटली इनको बांट देगी, कंपनी को कोई दिक्कत नहीं है। और जिस साल नुकसान हो रहा है या फायदा नहीं हो रहा है या नुकसान होता चला जा रहा है कुछ सालों तक, और इनको हमने बोला हुआ है कि आपको हम इतना पैसा देंगे, तो हो सकता है जब कंपनी को फायदा हो तो पिछला जितना बकाया है वो सारा मिला करके भी वो लाभांश बांटना स्टार्ट करे, तो उसको हम लोग बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं, तो 3 तरह के हो जाते हैं। अब इसको हम लोग बोलते हैं क्यूमुलेटिव और नॉन क्यूमुलेटिव। क्या बोलते हैं? क्यूमुलेटिव एंड नॉन क्यूमुलेटिव। क्यूमुलेटिव मतलब जो भी आपका पुराना बकाया है, जो अरियर्स बचे हुए हैं, वो भी आपको दिए जाएंगे, और इसी को हम लोग बोल देते हैं संचयी हिंदी में। तो जो संचयी प्रकार के अधिमान शेयर्स होते हैं, अधिमान अंश होते हैं, उनमें क्या रहता है कि अगर आपका बकाया रह गया है, जो आपको कंपनी से मिलना था, नहीं मिल पाया क्योंकि कंपनी प्रॉफिट नहीं कमा पाई किसी भी कारण की वजह से, तो जब कंपनी अच्छी प्रॉफिट में आएगी किसी भी समय के बाद से, 2 साल 3 साल के बाद से, तो आपका बकाया भी देगी, तो वो हो जाते हैं क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। और कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि भाई जब लाभ ही नहीं कमा पाए तो लाभांश देने का मतलब नहीं है, तो हम क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स नहीं रखेंगे। कैसे रखेंगे? नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स रखेंगे। और यहाँ पर मैंने लिखा हुआ संचय प्लस उल्टा, उल्टा मतलब संचय का उल्टा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन मतलब संचय का उल्टा बना दिया है, तो क्या हो जाता है, उसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं असंचयी। आ लगा दो खाली, कुछ नहीं करना है। तो असंचयी प्रेफरेंस शेयर्स में क्या हो जाएगा कि अगर नुकसान हुआ है तो हम आपको पैसे नहीं दे पाए तो उस साल का नहीं देंगे, जब फायदा हो रहा है तब आपको देते रहेंगे। तो वो हो गया हमारे क्यूमुलेटिव और नॉन क्यूमुलेटिव। ऐसे ही इसमें एक और कैटेगरी आती है अंश भागी और गैर भागी। तो एक होता है पार्टिसिपेटिव और नॉन पार्टिसिपेटिव। इसका मतलब क्या होता है, जैसे आपका अगर इन लोगों को पहले से निश्चित है कि आपको 5 रुपए ही मिलना है, और हो सकता है कंपनी को बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो जाए पर शेयर, मान लीजिए कंपनी को 50 रुपए का प्रॉफिट हुआ, तो इनको 5 तो मिल गए, लेकिन अब 45 रुपए वाले का हिस्सा क्या इक्विटी शेयर होल्डर्स को जाएगा। तो हो सकता है कि ये लोग उसके बाकी का जो लाभांश है उसमें पार्टिसिपेट करें, इनका भी अंश बनता हो, तो इनको बोल देंगे अंश भागी। और कुछ में बोला जाएगा नहीं आपका फिक्स्ड ही रहेगा काइंड ऑफ, तो आपका गैर भागी हो जाएंगे, आप नॉन पार्टिसिपेटिंग हो जाएंगे। अच्छा, तो ये किसकी, ये प्रेफरेंस शेयर्स की कैटेगरीज है, आप कंफ्यूज मत होना, सिर्फ प्रेफरेंस शेयर की हम लोग बात कर रहे हैं। ऐसे ही एक कैटेगरी आती है जिसको हम लोग बोलते हैं, हिंदी में कठिन नाम होता है उसका, शोध्य और अशोध्य। अब शोध्य और अशोध्य का क्या मतलब हुआ? शोध्य और अशोध्य का हम लोग जो बोलते हैं, इसमें क्या हो जाता है, रिडीमेबल। रिडीम समझते हैं, कोई चीज आप कब रिडीम कर पा रहे हो। रिडीमेबल का मतलब ये होता है कि मान लीजिए मैंने कोई प्रेफरेंस शेयर खरीदा किसी कंपनी से, और कंपनी ने मुझे बोला हुआ है कि आज से अधिकतम 20 साल का टाइम पीरियड होता है, उसने में तो आपको रिडीम करना ही करना होता है अगर रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर है तो। नहीं तो रिडीमेबल का मतलब क्या होता है कि आप, कंपनी ने आपको प्रेफरेंस शेयर दिया, आपने खरीदा, आपने कंपनी को पैसे दे दिए, अब कंपनी आपसे वापस खरीद लेगी। अगर वापस खरीद पाएगी तो उसको बोलते हैं रिडीमेबल, और वापस नहीं खरीद पाएगी तो बोलते हैं इररिडीमेबल। तो उसी को हम लोग हिंदी में बोल देते हैं शोध्य और अशोध्य। तो अशोध्य वाले में क्या मतलब हुआ कि कंपनी ने एक बार शेयर इशू किया, फिर कभी वापस नहीं खरीदेगी। तो कब खरीदेगी? तब खरीदेगी जब कंपनी ही खत्म हो रही होगी, है ना, तब खरीदा जा सकता है, तब उसका सेटलमेंट होगा, जो कुछ भी वो देखा जाएगा। और वो कब होगा? जब उसका लिक्विडेशन हो रहा होगा, यानी कंपनी खत्म हो रही होगी। ठीक है, तो 2 चीजें समझ में आई आपको कि जो भी अपने इंडिया में शेयर्स बांट सकती है, इशू कर सकती है कोई कंपनी, वो 2 तरह के हो सकते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स और इक्विटी शेयर्स, समता और अधिमानी। अधिमानी में हम लोगों ने पहली बात कर ली थी कि किस चीज में इनको वरीयता मिल रही है, जो भी हमारा लाभांश है, जो भी डिविडेंड है। अब दूसरी वरीयता इनकी कहां पर आती है? दूसरी एक और चीज इसमें इनको वरीयता मिलती है, वो होता है कि आपने जो भी कैपिटल लगाया है, वो कैपिटल आपको वापस मिले कब? जब कंपनी का लिक्विडेशन हो रहा है। लिक्विडेशन मतलब जब कंपनी खत्म हो रही है। समझिए, जैसे मान लीजिए एक कोई कंपनी है, तो कंपनी क्या कैसे कहां से पैसे लेकर के आती है? कंपनी पैसे लेकर के आती है, कक्षा 11 में आप लोगों ने पढ़ा होगा
हम लोगों ने जो हमारी फंडामेंटल अकाउंटिंग में इक्वेशन होती है वो क्या हुआ करती है, A इज इक्वल टू L प्लस C, ठीक है, या इसको ओनर्स इक्विटी भी लिखते हैं। तो ये हो जाती है कैपिटल यानी कि पूंजी, लायबिलिटीज यानी कि देता है, और एसेट मतलब परिसंपत्तियां। तो जो कंपनी की कुल परिसंपत्तियां हैं उस पर बाहर वालों का अधिकार होता है, लायबिलिटीज देता है यानी कि किसी बैंक से आपने उधार लिया है, किसी और इंसान से उधार लिया है, आपने डिवेंचर्स, जिनको हम लोग हिंदी में बोलते हैं ऋण पत्र, वो जारी करके पैसे उठाए हैं, तो वो वहां से आपकी परिसंपत्तियां बनी, आपके मतलब कंपनी की। और बाकी जो कंपनी के मालिक है उन लोगों ने जो कैपिटल इकट्ठा की हुई है, तो यहां पर हम लोग कैपिटल की बात कर रहे हैं। तो कंपनी की परिसंपत्तियों पर बाहर के जो देनदार है उनका अधिकार होता है और साथ में कंपनी के मालिकों का अधिकार होता है। अब ये सोचिए, मालिक तो घर के लोग हैं, तो अगर कंपनी डूब रही है तो पहले अधिकार मालिकों का बनेगा या बाहर के लोगों का बनेगा? सोचिए भाई, कंपनी तो मालिकों ने इसलिए चलाई है कि उनको लग रहा है इसमें प्रॉफिट होगा। कंपनी चलाने का एक बहुत बड़ा उद्देश्य है, लाभ कमाने के उद्देश्य से काम किया जा रहा है, लाभकारी संस्था तो है नहीं, तो फायदा होगा तो किसको होगा? मालिकों को होगा, लेकिन नुकसान होगा तो भी मालिकों को होगा। तो अगर कंपनी बर्बाद हो रही है या किसी भी कारण वजह बस समापन की तरफ जा रही है, उसका लिक्विडेशन हो रहा है, तो सबसे पहला अधिकार तो बनता है जो भी हमारे देनदार हैं, बैंक्स हैं, ये सब लोग पहले पैसा ले जाएंगे। जो हमारे डिवेंचर्स जिन्होंने खरीदे उनको हम पहले पैसे देंगे। हम पैसे बाद में किसको देते हैं? बाद में हम शेयर होल्डर्स को पैसे देते हैं, क्योंकि शेयर होल्डर्स कंपनी के मालिक। अगर नुकसान हो गया तो आपका नुकसान फायदा है, तभी तो आपको फायदा था, तो फायदा आप ले लो, नुकसान आप लो, ये तो ठीक बात नहीं है। इसीलिए शेयर होल्डर्स को नुकसान भी हो सकता है। अब शेयर होल्डर्स वाले में क्या बात आती है? शेयर होल्डर्स में भी जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं, अब मान लीजिए ऐसे समझते हैं कि किसी कंपनी का को हमें खत्म करना है, समाप्त करना है, और कंपनी की जो भी परिसंपत्तियां उनकी सब मिलाकर की कीमत 50 लाख रुपए की है, और 50 लाख में जो देनदारियां हैं वो 45 लाख की हैं। तो पहले तो पूरी 45 लाख की देनदारियां देती जाएंगी। अब कंपनी के पास बचे 5 लाख रुपए, लेकिन कंपनी में जो लोगों ने पूंजी लगा रखी तो वो लगा रखी थी 20 लाख रुपए की। अब उस 20 लाख में हमारे पास 4 लाख के प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स थे, या 5 लाख के मान लेते हैं, ठीक है, 5 लाख प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स ने पैसे लगा रखे थे, और बाकी के 15 लाख लगा रखे थे इक्विटी शेयर होल्डर्स के। तो 5 लाख जो बचा है ना, वो पहले पैसा दे दिया जाएगा प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। अगर उसके बाद पैसा बचता तब इक्विटी शेयर होल्डर्स का नंबर आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि कंपनी समापन पर पूंजी वापसी का पहले अधिकार किसको होगा? जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होंगे। तो ये बस इतनी सी बात है इन सारी चीजों में। अब आपको प्रेफरेंस शेयर की सारी चीजें समझ में आ गई। समता में क्या हो जाएगा? समता में वही है यार कि जिनका लाभांश में कोई पहले अधिकार नहीं है, लाभांश निश्चित भी नहीं है, कंपनी प्रॉफिट में होगी तो मिलेगा, नहीं होगी तो नहीं मिलेगा। और इक्विटी शेयर होल्डर्स जो होते हैं ना, एकदम कॉमन शेयर होल्डर्स है सारे लोग ज्यादातर, तो इसमें कई बार आपको मताधिकार होता है, वोटिंग राइट्स होते हैं, और कुछ बार नहीं भी होते हैं। तो कब होते कब नहीं होते इसकी हम बात कर लेंगे। और साथ में डिफरेंशियल राइट्स भी होते हैं। डिफरेंशियल समझते हैं? विभेदक मतलब अलग अलग लोगों को कुछ अलग अलग तरह की कंडीशंस है कि आपके इतने परसेंट भले इक्विटी शेयर्स हो, लेकिन आप सिर्फ इतने परसेंट राइट्स ले सकते हो। नॉर्मली ऐसा होता है, जैसे कुछ बैंक्स हैं या अलग तरह की इंडस्ट्रीज होती हैं, बैंक्स में कई बार ऐसा होता है कि हो सकता है आपके पास शेयर होल्डिंग ज्यादा हो जाए, 20% की शेयर होल्डिंग है, लेकिन आपकी जो डिसीजन है उसकी वैल्यू कम रहेगी, 10% के आसपास रहेगी। तो इस तरह की चीजें भी होती हैं। तो वो अलग अलग तरह के जो नियम रहेंगे, वो कैसे कंपनी के नियम है, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन पर निर्भर करता है, तो वो अलग चीज हो जाती है। लेकिन कुल मिलाकर के इसमें वही होता है कि नॉर्मली इक्विटी शेयर्स के साथ आपको मताधिकार मिलता है। जितने परसेंट आपके पास शेयर है लगभग उतना मिलता है, लेकिन जरूरी नहीं है, ना भी मिले वो भी हो सकता है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग क्या बात करेंगे? अब इसके बाद हम लोग इसकी बात करेंगे जो हमारे चैप्टर का नाम था, और वो क्या था? अंश पूंजी के लिए लेखांकन। तो अब हम लोगों ने अंश पूंजी क्या क्या होती है, कंपनी कैसे इशू करती है, वो सारी चीजें देखी। अब एक और थोड़ा सा प्रोसेस इसमें बाकी है, वो ये है कि कंपनी पैसे कैसे लेकर के आती है मार्केट से। क्यों इंपॉर्टेंट है वो समझना? क्योंकि यार हमें अगर ये प्रोसेस नहीं पता होगी कि कंपनी ने पहले थोड़ी बहुत बात हम लोगों ने की थी, क्या होती है? पहले एप्लीकेशंस मांगती है, उससे भी पहले वैसे प्रोस्पेक्टस देती है, प्रोस्पेक्टस दिया, फिर एप्लीकेशंस लोगों से मांगे, फिर उसके बाद से अलॉटमेंट किया शेयर का, फिर फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, ऐसे कॉल्स भी कर सकती है, फिर फाइनल कॉल भी आ सकता है, और साथ में उसमें रिजर्व कैपिटल भी हो सकती है। तो वो पूरी प्रोसेस अगर हमें समझ में आ जाएगी ना, तभी तुम समझ पाएंगे कि अच्छा इस वाली प्रोसेस की जनरल एंट्री क्या होगी, इस वाले प्रोसेस को हम कैसे अपने खातों में लिखेंगे, कौन कौन से खातों में चेंजेस आएंगे, कौन से खाते में डेबिट होगा, कौन से खाते में क्रेडिट होगा, वो समझना रहेगा। तो अगले वीडियो में हम लोग वाली पूरी प्रोसेस समझ लेंगे, और उसके साथ में ही फिर कंटिन्यूएशन में आगे के वीडियोस में हम देखेंगे कि कौन कौन सी जनरल एंट्रीज हो रही होंगी और कौन कौन से खाते डेबिट और क्रेडिट हो रहे होंगे। तो मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में। इसमें जो भी इंपॉर्टेंट टर्म्स है मैंने सारे बता दिए हैं, नोट्स में आपको मिल जाएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए, और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए यार, आप सारे लोगों के लिए मेहनत हो रही है। मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में। अपनी क्लास का उद्देश्य आप सभी के लिए आप ही की भाषा में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना है। कक्षा 12 तक के सभी प्रमुख विषयों पर हम वीडियोस बना रहे हैं,
और कुछ विषयों पर वीडियोस आपके अपने चैनल अपनी क्लास की ही अन्य प्लेलिस्ट पर अपलोड भी हो चुके हैं। ज्ञान के प्रकाश से देश को सशक्त बनाने के हमारे इस प्रयास में इस चैनल को सब्सक्राइब करके और लोगों के साथ शेयर करके अपना बहुमूल्य योगदान जरूर दें। पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया।